सुप्रभात सभी को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 9। इस पाठ का शीर्षक है निर्भय बनो। इसको लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। तो वीडियो के पिछले लेक्चर में इस पाठ के पहले भाग को मैंने पढ़ाया था। तो वीडियो के पिछले लेक्चर में भाग 1 को हमने पढ़ा था। तो उस भाग में पढ़ा था कि किस के प्रियोदा जो कि इस कहानी का प्रमुख पात्र है, वह एक दल का प्रमुख भी है, यानी कि प्रियोदा का एक दल है। वह दल सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने का काम करता है, समाज सेवा का कार्य करता है। उसके विद्यालय का कोई छात्र या शिक्षक अगर बीमार पड़ता है तो उसकी सेवा का कार्य भी प्रियोदा के दल के द्वारा किया जाता है। प्रियोदा के दल के कुछ सदस्य मैंने आपको बताए, जैसे मोना मनमोहन, जो कि उसका इंटरव्यू भी हुआ था, उसका साक्षात्कार हुआ था। उसके दल में सूर्य नारायण है, जो कि अपने सदस्य के लोगों को तैरना सिखाता है, ठीक है। और कालू भी कालू और रूबी भी प्रियोदा के दल के सदस्य हैं। तो लास्ट वीडियो के लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि शनिवार को प्रियोदा का दल परमान नदी के उस तरफ बालूचर पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ गाना बजाना होता है और दुनिया भर की खबरें प्रियोदा के द्वारा अपने सदस्य के लोगों को सुनाई जाती हैं। और एक मुख्य कार्य ये होता है कि शनिवार के दिन जो उनका सेवा कार्य है, तो सभी सदस्य के सभी लोगों को उनकी जिम्मेदारियां समझा देना, उनकी जिम्मेदारियों को बांटना, ये उस प्रियोदा ये कार्य शनिवार को ये काम करते हैं। तो अब ये सब काम हो चुका है, सभी को अपने अपने कार्य समझा दिए गए थे। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था, यानी कि शाम होने को आई थी। जितने भी पक्षी हैं वो वापस अपने घरोंदों की तरफ लौट रहे हैं और परमान नदी का जो पानी है उसमें सूरज की आखिरी किरण भी झिलमिलाई उसमें दिखाई दी। अब वो प्रियोदा का दल वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। तो लौटते वक्त बताया था मैंने कि पुल के पास एक गाड़ीवान तन में मंत्र मुग्ध एक चित्त होकर गाना गा रहा था, एक गीत गा रहा था, जिस गीत के शब्द थे भोला गरीबक दीन पैया हरव भोला गरीबक दीन, ठीक है। सूरज ने भी उसी सुर से सुर मिलाकर गाना शुरू कर दिया। यानी कि सूरज, मैंने बताया सूरज कौन है? सूरज कहते हैं सूर्य नारायण को। इस पाठ में जो पात्र है सूर्य नारायण, उसको सूरज पहलवान के नाम से संबोधित करते हैं। और तो जब प्रियोदा के दल ने उस गाड़ीवान को गाते हुए सुना तो सूरज ने भी उसी के सुर में सुर मिलाया और गाना शुरू कर दिया। एकटा जे लोटा छल बेटा छल तीन पैया पीवेत काल लोटा ले लक्षीन। अब यहाँ एक बात जो मैंने आपको शुरुआत में कही थी, क्या कही थी? इनके रचनाओं में, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में, कहानियों में आंचलिक शब्द, आंचलिक पद देखने को अवश्य मिल जाते हैं। तो ये जो गाना है ये आंचलिक पद है, यानी कि क्षेत्रीय पद है। जहाँ फणीश्वर नाथ रेणु जिस क्षेत्र से परिचित हैं, ये वही का ये गीत है। इस गीत को मैं तो नहीं जानता यहाँ इसका क्या तात्पर्य है, ये क्षेत्रीय गीत है, ठीक है। बहरहाल अब यहाँ से हम ये समझ लेते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु ने क्षेत्रीय भाषा का, क्षेत्रीय शब्दों का, क्षेत्रीय पदों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है, जो कि मुंशी प्रेमचंद भी किया करते थे, ठीक है। चलिए, कृत्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। कैसी लाचारी? ठीक है।
बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया, यानी कि एक आवाज आती है फायर करने की, जो बंदूक चलने की आवाज आती है, जिसे ठाएं ट्रठाएं, यहाँ ट्रठाएं दिया है, वैसे जो कुछ भी ध्वनि जो निकलती है उसकी, वैसे ठाएं की ध्वनि निकलती है, ठाएं से उसको संबोधित किया जाता है। तो बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया और उसी की ध्वनि यहाँ सुनाई दी। एक पखेरु यानी कि एक पक्षी बालू पर गिरकर छटपटाने लगा, यानी उस पक्षी को गोली लग चुकी थी। उसका जोड़ा विकल यानी व्याकुल होकर बहुत देर तक रोता रहा। मलमेटे अंधकार में एक अर्दली नुमा आदमी दौड़ता हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के डैने को पकड़कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर। चिड़िया के डैने यानी चिड़िया की पंख, डैने कहा जाता है पंखों को। अब हुआ ये है कि शाम का समय था, तो किसी बंदूक चलने की आवाज आई। तो जैसे ही बंदूक चलने की आवाज आती है, वैसे आसमान से एक परिंदा नीचे आकर गिरता है और छटपटाने लगता है। तभी कुछ देर में देखते हैं कि अर्दली नुमा एक व्यक्ति आता है और उस पंछी के टैनों को, उस पंछी के पंखों को पकड़कर कहता है कि मिल गया हुजूर। यानी कि अर्दली नुमा जो व्यक्ति है उसने पक्षी को नहीं मारा है, उसके किसी वरिष्ठ अधिकारी ने उस पक्षी का शिकार किया है। ठीक है, इब्राहिम बोलता है। अब प्रियोदा के दल का एक सदस्य है जिसका नाम है इब्राहिम, और इब्राहिम उस समय कहता है सब डिप्टी साहब है, अर्दली है, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, यानी कि जिसने पक्षी को उठाया था उसके बारे में कहता है कि यह व्यक्ति सब डिप्टी साहब का अर्दली है, और उसको गाली भी दे देता। गाली में कहता है, इब्राहिम कहता है कि सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचड़ा है, यानी उसको गाली देके संबोधित करता है, गाली दे देता है उस अर्दली नुमा व्यक्ति। खचड़ा का मतलब होता है मूर्ख। ठीक, प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। मैंने आपसे कहा था ना कि प्रियोदा के दल के कुछ नियम हैं, तो प्रियोदा का दल का एक नियम भी है कि प्रियोदा के दल का कोई भी सदस्य अपशब्द नहीं कहेगा, गाली गलौच नहीं करेगा। अगर कोई गाली गलौच करता है तो उसकी 10 गलतियां तक माफ की जाएंगी। 10 गलती के बाद अगर कोई गलती करता है तो उसको दल से निकाल दिया जाएगा। ये प्रियोदा के दल का एक नियम है। अब प्रियोदा के दल का एक नियम ये भी है, अगर कोई अपशब्द कहता है तो उसको टोकना है, उसको वहीं रोकना है, और उसको वहीं रोकने के लिए हॉल्ट कहना है। तो वही प्रियोदा ने किया। जैसे ही इब्राहिम ने उस अर्दली नुमा व्यक्ति को अपशब्द कहे, उसको गाली दी और उसको खचड़ा बोला, उसको मूर्ख बोला, उसको गधा बोला, ठीक है, वैसे ही प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है रुक जाओ, संभल जाओ। तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। दल का नियम है कि कोई सदस्य किसी भी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक, दल के प्रधान प्रियोदा और सदस्यों से माफी मांगी, और फिर माफी मांगने के पश्चात उसका जो क्रोध है, इब्राहिम का जो क्रोध है उस अर्दली नुमा व्यक्ति के और उसके सब डिप्टी साहब के लिए जो क्रोध है वो फिर से उभर आया, क्योंकि उसने पक्षी को मारा था। अब पक्षी को मारना यानी कि किसी जीव की हत्या करना, जीव हत्या अपराध तो है ही। तो उससे फिर से उसके मुंह से निकल गया, बात यह है कि ... आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसने फिर से अपशब्द कहने का प्रयास किया। सभी फिर से इब्राहिम पर हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? कि उसको मना किया गया है कि अपशब्द नहीं बोलना है, प्रियोदा ने उसको टोका भी है, लेकिन अंदर से जो उसका क्रोध है, जो भावना है, वो उभर के आ जाती हैं और गलती से ही इब्राहिम के मुंह से दोबारा से वह अपशब्द निकल जाता है। इस गलती के लिए सभी लोग हंसते हैं
लेकिन प्रियोदा गंभीर रहा। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम यह तुम्हारी 8वीं गलती है, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। यानी कि अब यहां प्रियोदा के दल का एक नियम जो मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, अगर वह 10वीं अगर गलती करता है, 10वीं बार गलती करता है, तो सदस्य से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। प्रियोदा अपने दल से गलती करने वाले व्यक्ति को टर्मिनेट कर देगा, दरखास्त कर देगा, उसे दल से निकाल देगा। ठीक है, यह चेतावनी प्रियोदा ने इब्राहिम को दोबारा से दी। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों की गाली देने में क्या हर्ज है? इब्राहिम ने फिर से कहा कि लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? प्रियोदा कहता है कि गाली देने से तुम्हारा मुंह खराब होगा, तुम्हारी जुबान खराब होगी, उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। उन सरकारी अफसरों को कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो लूटपाट करते हैं या फिर लोगों को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, शिकार करते हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनका कैरेक्टर नहीं बदलने वाला। बेवजह हम गाली देके अपने मुंह को क्यों गंदा करें? फिर इब्राहिम कहता है कि मगर वे जो गाली देते हैं उसका क्या? वो तो गाली देते हैं और हम गाली दे तो गुनाह है। इब्राहिम का ये कहने का तात्पर्य। तो और फिर से कहता है कि वो अफसर गाली देते हैं उसका क्या? और फिर कहता है वे ही क्यों, वे अफसर ही क्यों, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं। फिर कहता है नहीं प्रियोदा, कहते हैं नहीं प्रियोदा, प्रियोदा से कहते हैं कि नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझ सकते, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकिएगा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेंगे। वह महीन बात देरी से बूझता है, यानी उसको गहरी बात बहुत देर से समझ में आती है। मैं समझा देता हूं। और उसी के दल का ये एक सदस्य प्रियोदा से कहता है कि ये छोटी छोटी गहरी बातें बहुत देर से समझता है, आप उसको समझा नहीं पाएंगे। एक सदस्य कहता है कि मैं इसको समझा दूंगा, और फिर इब्राहिम को समझाने का प्रयास करता है और कहता है कि देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो क्लब के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, जो रूल्स हैं, उनको मानना ही पड़ेगा। और क्लब का एक रूल ये है कि आप अपशब्द नहीं कहेंगे, आप गाली गलौच नहीं करेंगे, कोई भी सदस्य बातचीत के दौरान अपशब्द नहीं कहेगा, खराब शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। ये बातें जब दूसरे सदस्य ने इब्राहिम को समझाई, और फिर कहता है, वही सदस्य कहता है कि जानते हो ना, बस यही बात खत्म हो जाती है। इब्राहिम को समझा देता है कि ये बात तो तुम्हें भली भांति जानते होगे कि दल का एक नियम है कि गाली गलौज नहीं करोगे, गाली गलौज करोगे तो बेटा दल से बाहर कर दिए जाओगे। ये बात वो उसको समझ में आगे उसके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, चलिए। सहुआइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा कि मोना तू रास्ते में डरेगा, यानी कि जो मोना है उसको डर लगता है। तो कालू ने मोना से कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूं तुझे डर लगता है, चल मैं तुझे पहुंचा देता हूं। कालू कहता है कि चल मैं तुझे पहुंचा देता हूं। तभी प्रियोदा ने कहा कि मोना डरता है, मोना डरता है तो मैं उसे पहुंचा दूंगा, कालू तू अपने घर जा। और कालू को अपने घर भेज देते हैं। अब चूंकि प्रियोदा दल के सदस्य हैं तो उनके इस काम के पीछे कोई ना कोई मकसद अवश्य है। तो कालू को घर भेज दिया। मनमोहन को उसके घर तक पहुंचाना, वो भी अंधेरी रात में, उस मनमोहन को जिसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। तो प्रियोदा ने जिम्मेदारी उठाई है कि वह मनमोहन को उसके घर तक पहुंचा देगा।
अब आगे की जो छोटी सी कहानी जो रह गई है वहीं से इस पाठ का शीर्षक बनेगा। ठीक है, निर्भय बनो, यही से शीर्षक बनेगा, निर्भय, निर्भयता। ठीक है, तो अब प्रियोदा मनमोहन को लेके चलने लगता है। रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। एक सूनी जगह पर आकर प्रियोदा रुक जाता है। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़ हैं। दोनों ओर बहुत दूर तक खंडर और मैदान पड़े हुए हैं। पास के एक उजड़े हुए मकान की ओर इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा, यानी कि अब रास्ते में प्रियोदा है और मनमोहन है। एक ऐसी जगह पर रुक जाते हैं जो वाकई में डरावनी है। डरावनी कैसे? खंडर वगैरह हैं, मैदान है और इधर उधर पेड़ भी लगे हुए हैं, सुनसान जगह है, यानी कि वो जगह कुल मिलाकर डरावनी है। ठीक है, तो जो एक मकान पड़ा हुआ, एक जर्जर मकान पड़ा हुआ है, जो टूटा मकान पड़ा हुआ है, उसी की तरफ इशारा करते हुए प्रियोदा ने कहा कि जानते हो मनमोहन, इस घर में कभी मुर्दों की चीड़फाड़ हुआ करती थी। जो पोस्टमार्टम हाउस होता है वो हुआ करता था। इसीलिए लोगों का डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच भटकते हैं, आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच रहते हैं, किलकित करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियां नाचती हैं और संतालियों की तरह झुंड बांधकर। और पहले तो प्रियोदा मनमोहन को डराने का प्रयास करता है, यानी कि उसका जो डर है उसको और ज्यादा बड़ा रूप देने की कोशिश करते हैं प्रियोदा। उसके पीछे भी कारण है। उसके पीछे क्या कारण है मैं अभी बताने वाला हूं। तो पहले तो पोस्टमार्टम हाउस के बारे में उसको बता देते कि इस खंडर में बहुत समय पहले पोस्टमार्टम हुआ करता था, मुर्दों की चीड़फाड़ हुआ करती थी, कि उन्हीं की आत्मा यहाँ भटकती है। ये सब बातें बताते हो, कहते हैं क्यों। और फिर प्रियोदा मनमोहन से कहते हैं डर लगा। प्रियोदा मनमोहन से कहते हैं क्यों, डरने लगे ना, डर लग रहा है ना। तो मनमोहन कहता कि जी नहीं। मनमोहन प्रत्युत्तर में कहता कि जी नहीं, मुझे डर नहीं लगा। प्रियोदा हंसते हैं। प्रियोदा क्यों हंसते हैं? क्योंकि उन्हें पता होता है मनमोहन को डर लगता है, और जो बातें प्रियोदा ने मनमोहन को बताई उससे तो वो और ज्यादा भयभीत हो गया है, और ज्यादा डर गया है, और वह डर मनमोहन के चेहरे से साफ झलक रहा है। तो जब उसके चेहरे से डर साफ साफ झलक रहा है, स्पष्ट हो रहा है, फिर भी मनमोहन ने कहा कि नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है। तो इस बात पर प्रियोदा को हंसी आ जाती है, और फिर कहते हैं कि देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 का काम करता हो। यानी कि अब प्रियोदा जो कि दल का सदस्य है, उनकी जिम्मेदारी बनती है लोगों, अपने दल के सदस्यों के कमियों को दूर करना। तो मनमोहन की ये कमी है कि उसके अंदर भय है। अब भय को दूर करने के लिए मनमोहन के भय को दूर करने के लिए प्रियोदा कहते हैं कि देख प्रियोदा, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। 10 काम करता हूं, यानी कि 10 काम करने वाले लोगों को भूत प्रेत कभी परेशान नहीं करते। क्यों? ऐसा क्या है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 10 काम करना, यानी 10 काम करने का मतलब है यानी कि बिजी रहने वाला व्यक्ति। तो जो व्यक्ति अपने काम में बिजी रहेगा, उसके दिमाग में तो ये फालतू की बातें आएंगी ही नहीं, और जब फालतू की बातें नहीं आएंगी तो डर लगने की कोई बात ही नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति अपना पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहा है कि फिर कोई भूत आकर कहे कि नहीं ये देखो मैं भूत हूं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो डर कहां से पैदा होता है? डर हमारे दिमाग से पैदा होता है। कहां से पैदा होता है? डर हमारे दिमाग से पैदा होता है, और धीरे धीरे वह बहुत बड़ा और विकराल रूप धारण कर लेता है, भय। ठीक है। और अगर भय लोगों के अंदर है, एक स्पष्ट बात कर देना चाहूंगा, जहां
तक मेरा अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। वो बात क्या है? जिनके मन में भय होता है, जिनके मन में किसी प्रकार का भय होता है, वह कोई न कोई किसी प्रकार की गलती करता ही करता है। ठीक है, ये बात निश्चित है। दूसरा, अब एक छोटा सा आपको बहुत छोटी सी कहानी बताता हूं, जो कि खुद मेरे साथ वो घटना हुई थी। ठीक है, हुआ ये था कि बहुत छोटा था मैं, तो छोटे पर क्या होता है, गांव के या हमारे मोहल्ले के आसपास के सभी बच्चे शाम को इकट्ठा होते हैं और एक खेल होता है लुका छुपाई का। यानी उसमें होता है कि सभी बच्चे छुप जाते थे और किसी एक को बोला जाता था कि ये लोग छुपेंगे और तुम्हें ढूंढना है, उसको लुका छुपाई बोलते थे। ये छोटे छोटे बच्चों का ये खेल अमूमन होता है और मुझे लगता है सभी बच्चों ने ये खेला भी होगा। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, जब सभी बच्चे लुका छुपाई खेल रहे होते थे तो उस खेलने के बाद जो है सभी इकट्ठे होते थे। तो कभी कभी उसमें कोई बच्चा छोटी उम्र का है, कोई थोड़ा बड़ी उम्र का है, तो किसी का परिवेश कैसा रहा है। तो उनमें से एक लड़का ऐसा था जो कि हम सब से उम्र में बड़ा था और उसके परिवेश कुछ इस प्रकार का रहा था कि उसके माता और पिता जो है उसको भूतों की कहानियां सुनाया करते थे। ठीक, अब वो भूतों की कहानियां अपने माता पिता से सुनता था, तो उसके डर में भय भी बना हुआ था, तो वो भी अंधेरे में छुपने से डरता था। ठीक है, ये बात हमारे जो साथी थे जो लुका छुपाई खेल रहे होते थे उन सबको ये बात पता थी, तो उसे सबसे पहले पकड़ लेते थे। क्यों पकड़ लेते थे? क्योंकि सबको पता था ये अंधेरे में जाके छुपेगा नहीं, ये कहीं बाहर ही छुपा होगा, तो उसको पकड़ना आसान होता था। और बार बार फिर उसी को ये सजा मिलती थी कि जाके तुम्हें जाना है, बाकी के सभी बच्चे छुपेंगे, अब तुम्हें सबको पता लगा। बहरहाल अंधेरे का समय था, तो रास्ते में जब वो गली थी, उस रास्ते में एक बार अंधेरे का समय था, स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, तो वहां पे एक रस्सी पड़ी हुई, रास्ते में एक रस्सी पड़ी हुई थी ऐसी। ठीक है, ऐसी रस्सी पड़ी हुई थी। तो जब वह व्यक्ति जो डरता था, जिसके माँ बाप भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते थे, तो वह रास्ते से गुजरा, तब उसने रस्सी को देखा, तो उसे वह रस्सी दिखाई नहीं दी, उससे दिखाई दिया सांप। ठीक है, उसे रस्सी की जगह पे सांप दिखाई दिया, क्योंकि वह उसी के आकार में पड़ी हुई थी। तो भय क्या करता है? भय जब हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है तो हमारे विवेक को खत्म कर देता है। भय क्या करता है? हमारी बुद्धि को, विवेक को नष्ट कर देता है। तो ऐसा ही हुआ, तो उस व्यक्ति ने रस्सी को रस्सी न समझकर उसने सांप समझ लिया। और अंधेरे से क्यों डरता था? कि उसका परिवेश था, उसका माहौल था भूत प्रेतों की कहानियों उसके इर्द गिर्द, तो उसको अंधेरे में उसको भूतों की संरचना दिखाई दी थी, जो कि उसने कल्पनाओं की थी। अपनी माता पिता नानी की कहानियां, जो उसके घर वाले जो उसे भूत प्रेतों की कहानियां सुनाते थे, उन कहानियों की कल्पनाओं से उन्होंने उस बच्चे ने भूत प्रेत के चेहरे की कल्पना कर ली थी, भूत प्रेत के आकार की कल्पना कर ली थी। तो उसे अंधेरे में वो चेहरे, वो आकार दिखाई देते थे, इसके कारण वह अंधेरे में नहीं जाता था। तो ये बात बताने का मेरा आशय है, जब व्यक्ति के हृदय में, जब व्यक्ति के मन में भय होगा, तो उसकी बुद्धि विवेक काम करना बंद कर देती है। ठीक है, भय हावी हो जाता है। चलिए, तो बहरहाल अब हम पाठ पर दोबारा लौटते हैं। तो प्रियोदा ने मनमोहन को समझाते हुए कहा कि प्रियोदा ने मनमोहन को समझाते हुए कहा कि देखो मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को तंग नहीं करता जो 10 काम करता हो। जो हमेशा काम में लगा रहता हो उसको भूत प्रेत क्या तंग करेंगे? क्यों तंग करेंगे? क्यों तंग नहीं करेंगे? क्योंकि अमुक व्यक्ति जो अपना काम कर रहा है, जो 10 काम करता है, उसको फालतू की चीजें सोचने का समय नहीं है उसके पास। जब उसके मन में ही ऐसे विचार नहीं आएंगे तो भूत उसको तंग करने वाले नहीं है, भूत उसे परेशान करने वाले नहीं है।
ये बात प्रियोदा ने मनमोहन को समझाई और ये बात सत्य भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और फिर ये समझाते हुए प्रियोदा मनमोहन से कहते हैं कि प्रियोदा मनमोहन को समझाते हुए कहते हैं कि मनमोहन देखो, तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था, तुम्हारी जो उम्र है इस उम्र पर मुझे भी डर लगता था, मैं भी बहुत भयभीत होता था। मेरे गुरु महाजन ने मुझसे हंसकर कहा था कि 10 का काम करने वाला तो खुद भूत होता है। 10 का काम करने वाला या 10 काम करने वाला तो खुद भूत होता है, ये उनके गुरु महाजन ने समझाया था। अब इस पंक्ति का क्या असर है भाई? 10 काम करने वाला होगा तो उसका यहाँ वहां भटकना तो होगा ही, यहां से वहां जाना होगा ही, तो जो यहां से वहां भटकते रहते हैं उसे भूत कह लिया जाता है। तो 10 काम करने वाला खुद भूत होता है। उसको भूत, और जो 10 काम करने वाला होता है उसको भूत उसका क्या बिगाड़ेगा? कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो अब शुरू करो वह गाना। कौन सा गाना? जब पहली बार मोना मनमोहन का साक्षात्कार हुआ था, उस समय जो मोना मनमोहन ने जो गीत गाया था उसके बारे में कहते हैं प्रियोदा कि चलो अब तुम वह गीत गाओ। यानी कि अब प्रियोदा को जो समझाना था, जो प्रियोदा मनमोहन को समझाना चाहते थे वो समझा चुके थे। वो समझा चुके थे कि भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते, भूत प्रेत नहीं होते हैं। अब ये मनमोहन को क्यों समझाना था? मनमोहन को ही इसलिए समझाना था कि प्रियोदा को ये पता था कि मनमोहन डरता है। तो अब जब वो डरता है उसके अंदर ये कमी है, तो इस कमी को दूर करने का कर्तव्य किसका है? दल के प्रमुख का। दल का जो प्रमुख है, जो कि जिसका नाम है प्रियोदा, उसका काम है। तो प्रियोदा ने अपना काम यहाँ कर दिया था, उसको समझा दिया था कि भूत प्रेत वगैरह से नहीं डरना चाहिए, ये होते ही नहीं है, और 10 काम करने वाले को भूत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये सब बात उसको बताएं और फिर कहते हैं कि चलो अब वो गाना शुरू करो जो तुमने गाया। ठीक है, मनमोहन अब निश्चिंत होकर, भयमुक्त होकर गाने लगता है। कौन सा गाना था? राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। ये वो गाते हुए प्रियोदा और मनमोहन अपने घर चले जाते हैं। अपने घर जाकर वो अपना आराम करेंगे और अगला दिन जो कि रविवार का है, अगले दिन के जो कार्य उन्होंने अपने नदी के उस पार बैठकर एकत्रित होकर जो बांट लिए थे, अगले रविवार को वो सब काम होने वाले हैं। ये सब काम अब निरंतर रूप से चलते रहेंगे। ये एक उपन्यास का छोटा सा अंश था जो कि कहानी के रूप में आपके पाठ्यक्रम में दिया गया। ठीक है, तो जो अंतिम जो पैराग्राफ है वहां से ये शीर्षक बन जाता है निर्भय बनो। तो निर्भयता क्या है? निर्भयता एक वरदान के समान है और भय क्या है? एक अभिशाप है। क्यों? ये बात मैंने आपको समझा दी, एक बार पुनः बता देता हूं। जो निर्भय व्यक्ति है वह किसी से डरेगा नहीं, किसी बात से डरेगा नहीं, और जब डरेगा नहीं तो उसके जो कार्य है, उसका जो कार्य है वह पूरी ईमानदारी, निष्ठा, लगन के साथ वह अपने कार्य को अंजाम देगा। अब यही किसी बच्चे के हृदय में डर है तो उसके मन में तो डर बना रहेगा और डर के चलते वह अपने काम पर एकाग्र नहीं हो पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अपने काम पर। ये एक मुख्य कारण बन जाता है। ठीक है, अच्छा, बहुत खैर इस भय और निर्भयता, भय पर एक बॉलीवुड में एक मूवी बनी थी, बहुत अच्छी मूवी है। उसमें बताया गया है कि एक भयभीत व्यक्ति, एक भयभीत बालक अपने जीवन को किस प्रकार बर्बाद कर लेता है, वो उस मूवी में बताया गया है। और उस मूवी का नाम बताया गया है, उस मूवी का नाम है गायब। इस मूवी का नाम है गायब, जो कि तुषार कपूर की मूवी है। ठीक है, तो
भयभीत किसी को नहीं होना है। और आपसे एक सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि घबराने की, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वो भय किसी से भी संबंधित हो, तो पहले भय का कारण आपको पता होना चाहिए। और भय का कारण अगर आपको पता है तो अपने माता पिता, अपने करीबी से, अपने गुरुजन से उस भय के बारे में आप बात कर सकते हैं। आपको वहाँ से, मुझे पूरी उम्मीद है आपको वहाँ से कोई ना कोई आपको उपाय मिल ही जाएगा जिससे आपका भय खत्म हो जाएगा। बहरहाल भय को खत्म करना है, पहले तो भय को पालना ही नहीं है, भय को खत्म करना ही करना है, तभी आप एकाग्रचित होकर अपने कार्य को कर सकते हैं। चलिए, तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखे गए उपन्यास का एक अंश, इसका शीर्षक है निर्भय बनो। इस पाठ को हमने पढ़ा, बहुत ही रोचक ढंग से इस पाठ को लिखा गया है और बहुत एक अच्छी शिक्षा इस पाठ में मिलती है। वह मिल जाती है हमें ये, ठीक है। आशा करता हूं सभी बच्चों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, ठीक है। चलिए, तो सभी बच्चे इसके शब्दार्थ को याद कर लेंगे, प्रश्नोत्तर कर लेंगे। अगर आपको प्रश्नोत्तर करने में कोई दिक्कत आती है, व्याकरण विभाग से कोई समस्या है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पूछना है ये बात मैंने आपको बता दी है। चलिए, सभी बच्चे अपना काम पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ करते रहेंगे। यहाँ आपका ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, निरंतर पढ़ते भी रहिए। अगर आपके किसी कार्य में निरंतरता है तभी आप सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।